कहानी की शुरुआत में हम एक विशाल अंतरिक्ष को देखते हैं और उसके तुरंत बाद हमें यहाँ पर एक जेल को दिखाया जाता है जहाँ पर अर्थ के सबसे खतरनाक कैदियों को कैद करके रखा जाता था। इस जेल की सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि जेल से भाग पाना किसी के लिए भी पूरी तरह से नामुमकिन था। ये साल था 2079 और इंसान तकनीकी तौर पर इतने एडवांस हो गए थे कि अब उनके लिए स्पेस में ट्रैवल करना बहुत आम बात हो गई थी। हम देखते हैं कि CIA एक आदमी से पूछताछ कर रही थी। इस आदमी का नाम स्नो है और स्नो भी कुछ दिन पहले खुद एक CIA ऑफिसर था, लेकिन आज उसे कस्टडी में रखा गया है क्योंकि उसे एक दूसरे CIA ऑफिसर के कत्ल में दोषी पाया गया था। वो स्नो से पूछते हैं कि उस रात होटल में क्या हुआ था, जिसके बाद हमें उस दिन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। स्नो उस दिन अपने एक सीक्रेट मिशन पर गया था क्योंकि उसे पता चला था कि CIA में घुसपैठिया है जो अंदर की सीक्रेट इंफॉर्मेशन बाहर लीक कर रहा था। स्नो जब उन लोगों को पकड़ने जाता है तो उन लोगों को मारने के बाद उसे तुरंत ही उसके दोस्त मेस का फोन आता है। मेस उसे बिना कुछ ज्यादा बताए उसे तुरंत ही वहां से भागने के लिए कहता है। स्नो को मेस पर भरोसा था, इसलिए वो भी ज्यादा ना सोचते हुए उस होटल रूम से एक ब्रीफ केस को लेकर भागने लगता है। स्नो जैसे ही बाहर आता है वो देखता है कि उसके खुद के लोग उसके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए थे। वो समझ गया था कि उसे फंसाया गया है, इसलिए उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी थी कि वो उस ब्रीफ केस को किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचाए। स्नो भागकर अंडरग्राउंड मेट्रो की ओर जाता है, लेकिन मेट्रो में घुसने से पहले ही पुलिस उसे पकड़ लेती है और वो ब्रीफ केस भी उसके हाथ से छूटकर उसी मेट्रो के साथ चला जाता है। इधर पूछताछ में CIA वाले स्नो को बताते हैं कि उन्हें वो घुसपैठिया मिल गया और वो कोई और नहीं बल्कि फ्रैंक था। फ्रैंक का नाम सुनकर स्नो को यकीन नहीं होता क्योंकि वो उसके साथ काम करता था और उसे पता था कि फ्रैंक कभी अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करेगा। उस रात के एनकाउंटर में फ्रैंक भी मारा गया था और पता नहीं कैसे एक CIA ऑफिसर ने खुद अपनी आंखों से देखा था कि स्नो ने ही फ्रैंक पर गोली चलाई है। स्नो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि उसने अपने दोस्त की जान ली है, लेकिन इसके बाद उसे उस दिन की रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है जिसमें हम साफ साफ देख सकते हैं कि स्नो ने ही फ्रैंक को गोली मारी थी। स्नो अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं था, लेकिन तभी वहां पर हैरी शॉ नाम का एक दूसरा एजेंट आता है। वो स्नो को अच्छी तरह से जानता था और वो उसकी मदद करने आया था। हैरी स्नो से पूछता है कि तुमने पकड़े जाने से पहले वो ब्रीफ केस किसे दिया था। अब क्योंकि स्नो को उस पर भरोसा था, इसलिए वो हैरी को चुपके से बता देता है कि वो ब्रीफ केस मेस के पास है। दूसरी ओर हम मेस को देखते हैं जिसके पास वो ब्रीफ केस था। वो उसे बड़ी सावधानी से एक पब्लिक लॉकर में लॉक कर देता है, लेकिन जैसे ही वो वहां से जा रहा था तो हड़बड़ाहट में उसकी जेब से गन नीचे गिर जाती है और गोली चलने की वजह से वो कुछ पुलिस वालों की नजर में आ जाता है। मेस पकड़ा गया था, लेकिन उसने उस ब्रीफ केस के बारे में किसी को नहीं बताया। इसके बाद हम एमिली वॉरलॉक नाम की एक लड़की को देखते हैं। एमिली यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट की बेटी थी और आज वो स्पेस में जा रही थी। उसे उन लोगों का इंटरव्यू लेना था जिन्हें उस जेल में इतने सालों से कैद करके रखा गया था। उस जेल का एक रिप्रेजेंटेटिव एमिली को बताता है कि उनकी ये जेल दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल है। यहाँ पर ना तो किसी तरह के दंगे होते हैं, ना ही कोई सेक्सुअल अब्यूज और ना ही कोई कैदी यहाँ से भाग सकता है। अभी इस जेल में सिर्फ अमेरिका के क्रिमिनल्स को कैद करके रखा गया है, लेकिन सभी देशों ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे पास अभी 5 लाख कैदियों को एक साथ रखने की कैपेसिटी है। एमिली उससे कुछ सवाल पूछने लगती है। उसे पता था कि उनकी ये जेल इतनी इफेक्टिव क्यों है, क्योंकि यहाँ कैदियों को उनके सिविल राइट्स नहीं दिए गए थे और उन्हें हमेशा हाइपर स्लीप में रखा जाता था। एमिली उस रिप्रेजेंटेटिव से हाइपर स्लीप से होने वाली मेंटल इलनेस जैसे कि डायमेंशिया, दिमाग के कॉर्टेक्स के डैमेज होने से कैदियों के अंदर काबू न होने वाला गुस्सा, साइकोसिस जैसी बीमारियों के बारे में सवाल करने लगती है। लेकिन उस रिप्रेजेंटेटिव के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो कहता है कि ये बस खबरें हैं और इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं। हम देखते हैं कि जब वो सभी MS-1 यानी मैक्सिमम सिक्योरिटी सेल में जाते हैं तो एमिली वहां पर बहुत सारे कैदियों को देखती है जिन्हें आर्टिफिशियली गहरी नींद में सुलाया गया था। उनमें से कैदी को एमिली के इस इंटरव्यू के लिए उसे उसकी हाइपर स्लीप से उठाया जाता है। इस कैदी का नाम हेडेल था और उसे रेप और मर्डर के जुर्म में दोषी पाया गया था। हम देखते हैं कि इतने समय से हाइपर स्लीप में रहने की वजह से उसकी एक आंख खराब हो गई थी। एमिली उससे इस जेल में उसके अनुभवों के बारे में सवाल पूछने लगती है, लेकिन हम देखते हैं कि हेडल बहुत एग्रेसिव था और बीच बीच में उसे दौरे भी पड़ रहे थे। कैदियों के सेल में किसी भी तरह के हथियार ले जाने के लिए सख्त पाबंदियां थीं, लेकिन एमिली का बॉडीगार्ड अपनी ड्यूटी के चलते एक गन अपने साथ छुपा कर लाया था। हेडल उसकी पैंट में उस गन को देख लेता है और वो उस गन को हथियाकर उन लोगों पर हमला कर देता है। एयरलॉक चेंबर टूटने की वजह से सेल में एक धमाका होता है
और इस तरह हेडल ने खुद को बेड़ियों से आजाद कर लिया था। वो एमिली के पैर में गोली मार देता है, पर एमिली किसी तरह अपनी जान बचाते हुए उसे एक सेल के अंदर लॉक कर देती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि स्नो को ऑफिसर स्कॉट बताता है कि उसे फर्स्ट डिग्री मर्डर और देश के साथ गद्दारी करने के जुर्म में उसे 30 साल कैद की सजा दी गई है। स्नो उसकी बातों को ऐसे इग्नोर कर रहा था जैसे कि उसे जेल टाइम से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जिस CIA के लिए उसने इतने समय तक काम किया, आज वही उसे जेल भेज रहे थे और उसने अपनी इस फूटी किस्मत को स्वीकार कर लिया था। दूसरी ओर हेडल उस सेल के कंट्रोल रूम में घुस गया था। उस जेल को अपनी सिक्योरिटी पर इतना भरोसा था कि उन्होंने इस तरह की सिचुएशन के लिए वहां पर एक भी गार्ड को नहीं रखा था। वहां पर सिर्फ और सिर्फ साइंटिस्ट थे। हेडल उनमें से एक को पकड़कर उसे बहुत टॉर्चर करता है और वो उन सभी कैदियों को छुड़वा देता है जिन्हें उन लोगों ने इतने सालों से हाइपर स्लीप में डाला हुआ था। उन कैदियों को कुछ ही मिनटों में होश आ गया था और वो बाहर निकलते ही सेल के सिक्योरिटी गार्ड्स पर हमला करके उन्हें मार देते हैं। हम यहाँ पर एलेक्स नाम के एक प्रिजनर को देखते हैं। ये उन सभी कैदियों में सबसे खतरनाक था क्योंकि एलेक्स एक मास्टरमाइंड था। जब सिक्योरिटी को पता चलता है कि उनकी जेल में ब्रीच हुआ है तो वो सभी को अलर्ट कर देते हैं। ये सब हुए अभी बस कुछ ही घंटे हुए थे और अब प्रेसिडेंट को भी पता चल गया था कि सिचुएशन अब उनके हाथ से बाहर जा चुकी है। उनकी बेटी उस जेल के अंदर उन खूंखार कैदियों के बीच में फंसी हुई थी और उसे छुड़ाने के लिए प्रेसिडेंट कुछ भी करने को तैयार थे। हैरी इस मौके का फायदा उठाता है और उन्हें कहता है कि सिर्फ एक ही आदमी है जो उनकी बेटी को सही सलामत वहां से निकाल सकता है। हम देखते हैं कि हेडल एमिली का रेप करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एलेक्स उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और वो हेडल से कहता है कि इस लड़की और इसके जैसे और लोगों की वजह से हम अभी तक जिंदा हैं। हमें इनका इस्तेमाल करना है, ना कि इन्हें मारना है। हम देखते हैं कि कुछ कैदी हाइपर स्लीप की वजह से अपना दिमागी संतुलन खो चुके थे, जिन्हें एलेक्स एक एक करके मार देता है। स्कॉट स्नो के पास आता है और उसे खुद को छुड़ाने का एक मौका देता है। वो चाहते थे कि वो जेल में जाए और वो प्रेसिडेंट की बेटी को छुड़ाकर वहां से ले आए। स्नो को अब रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए अब कोई भी मरे कोई भी जिए, क्योंकि उन लोगों ने उसके साथ गलत किया था। स्कॉट को उसका ये एटीट्यूड पसंद नहीं आता। अब वो और रिक्वेस्ट नहीं करने वाला था, लेकिन तभी वहां पर हैरी आता है और वो स्नो को बताता है कि उस जेल में उन्होंने मेज को भी रखा है और अगर वो प्रेसिडेंट की बेटी को बचा पाया तो वो लगे हाथों मेज को भी वहां से निकाल पाएगा। स्नो ये सुनकर उनकी मदद करने को तैयार था और वो खुद को इस खतरनाक मिशन के लिए तैयार करने लगता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एलेक्स डायरेक्ट प्रेसिडेंट से बात करता है और वो उन सभी को वहां से तुरंत आजाद करने के लिए कहता है, क्योंकि वो लोग स्पेस में थे और बिना स्पेसशिप के उनमें से कोई भी अर्थ पर नहीं लौट सकता था। सेल के अंदर का जो डिफेंस मैकेनिज्म था उसका कंट्रोल भी अब एलेक्स के पास था। ये डिफेंस सिस्टम इतना कारगर था कि वो उस जेल के आसपास आने वाले किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम था। हम देखते हैं कि जब कुछ एयरक्राफ्ट अंदर घुसने की कोशिश करते हैं तो एलेक्स उन्हें उस बटन को दबाने की धमकी देता है। वो बस धमकी दे रहा था, वो ऐसा कभी करता नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि हेडल उतावलेपन में उस बटन को प्रेस कर देता है, जिससे उसकी ओर आने वाले सभी एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एलेक्स हेडल की गर्दन पकड़ लेता है और उसे कहता है कि यहाँ का इंचार्ज वो है और अगली बार वो बिना उससे पूछे कभी भी इस तरह की हरकत दोबारा ना करे। हम देखते हैं कि वो लोग प्रेसिडेंट को डराने के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड को पकड़कर उसे स्पेस में मरने के लिए फेंक देते हैं। उनमें से किसी को नहीं पता था कि एमिली प्रेसिडेंट की बेटी है, क्योंकि अगर उन्हें पता होता तब तो वो सभी को मार देते और सिर्फ उसे ही जिंदा रखते, क्योंकि प्रेसिडेंट को भी सिर्फ अपनी बेटी की परवाह थी, न कि वहाँ काम करने वाले लोगों की। कुछ देर बाद प्रेसिडेंट अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को उन हॉस्टेज टेकर से बात करने के लिए भेजता है। ये उनकी एक कोशिश थी एमिली को वहां से सही सलामत निकालने की। हम देखते हैं कि स्नो भी उस रिप्रेजेंटेटिव के साथ आया था, लेकिन वो पीछे के रास्ते घुसने की कोशिश कर रहा था। इनकेस अगर उनका प्लान काम नहीं किया तो स्नो ही उनका बैकअप प्लान था। हम देखते हैं कि वो आदमी सिर्फ और सिर्फ एलेक्स से बात करना चाहता था। वो एलेक्स से कहता है कि कुछ ही घंटों में ये बात प्रेस वालों तक पहुंच जाएगी और आम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि तुम में से कोई भी वापस अर्थ पर लौटे। वो एलेक्स को एक ऑफर देता है। वो कहता है कि तुम में से हर कोई बाहर नहीं जा पाएगा, लेकिन वो कुछ लोगों को निकाल सकते हैं और वो लोग उसकी पसंद के होंगे। एलेक्स को उस पर भरोसा नहीं था, लेकिन उसे पता था कि अमेरिकी सरकार उसे इससे बेहतर मौका नहीं देने वाली, इसीलिए वो इसके लिए तैयार हो जाता है। वो रिप्रेजेंटेटिव किसी घायल हॉस्टेज की डिमांड करता है और वहाँ घायल हॉस्टेज सिर्फ एमिली थी। एलेक्स एमिली को वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन हम देखते हैं कि हेडल उसे जाने से रोक लेता है। वो कहता है कि तुम किसी और को ले जाओ, लेकिन वो इसे यहाँ से जाने नहीं देगा। एलेक्स कहता है कि मैंने फैसला कर लिया है और यही लड़की यहाँ से बाहर जाएगी।
हैडल कहता है कि अगर इन्हें कोई घायल हॉस्टेज चाहिए वही वहां से बाहर जाएगा। वो एक दूसरी लड़की को गोली मार देता है और कहता है कि अब इसे यहाँ से ले जाओ। इस तरह हैडल ने अनजाने में सही लेकिन उनके प्लान पर पानी फेर दिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब स्नो सेल के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था तो एक कैदी उसे देख लेता है। एलेक्स को पता चल गया था कि ये सब उन लोगों की चाल थी और यहाँ कुछ तो ऐसा है जिसकी उन्हें बहुत ज्यादा परवाह है। एलेक्स उस रिप्रेजेंटेटिव को गोली मार देता है और अपने लोगों को उस घुसपैठिए को मारने के ऑर्डर्स देता है। एलेक्स की नजर एक न्यूज पैनल पर पड़ती है और वो देखता है कि प्रेसिडेंट का नाम वॉरलॉक है। उसे याद आता है कि एमिली के आईडी कार्ड पर भी वॉरलॉक लिखा हुआ था। वो समझ जाता है कि ये लड़की प्रेसिडेंट की बेटी है और जब तक ये उनके साथ है तब तक वो लोग उनका कुछ नहीं कर सकते। एक आदमी एलेक्स को कहता है कि हम इस पागल हैडल को मार क्यों नहीं देते, लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि हैडल एलेक्स का सगा भाई था। हम देखते हैं कि स्नो उस सेल के अंदर घुस गया था और दूसरी ओर जब एक कैदी एमिली और उसके बॉडीगार्ड को लॉक करने जा रहा था तो एमिली का बॉडीगार्ड उस पर अटैक कर देता है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। उसी समय स्नो भी वहां पर पहुंच जाता है लेकिन वो दोनों उसे भी अपना दुश्मन समझकर उसे मार देते हैं। दोनों ने खुद को एक हाईली सिक्योर वॉल्ट के अंदर लॉक कर लिया था, बाहर से उसे कोई ना खोल पाए, इसलिए वो बॉडीगार्ड कंट्रोल पैनल को खराब कर देता है। लेकिन उसके ऐसा करते ही वॉल्ट में नाइट्रोजन लेवल बढ़ने लगता है और इसकी उन्हें जरा भी भनक नहीं थी। एलेक्स उन्हें ढूंढता हुआ उनके पास आता है और वो उन इंजीनियर्स को उस वॉल्ट को खोलने के लिए कहता है। उनमें से एक को वो गोली मार देता है क्योंकि वो 2 मिनट में गेट को नहीं खोल पाया था। दूसरा इंजीनियर उसे कहता है कि अगर तुम्हें मुझे गोली मारनी है तो अभी मार दो, लेकिन वो उसे गारंटी देता है कि वो उस गेट को अगले 5 मिनट में खोल देगा। एलेक्स उसे कहता है कि गुड सेल्स पिच और वो उसे 5 मिनट दे देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्नो एमिली को छोड़कर अपने दोस्त मेस को ढूंढने लगता है। हैरी उसे कहता है कि वो क्या कर रहा है, उसे पहले एमिली को बचाना है, लेकिन स्नो को थोड़ा और टाइम चाहिए था, इसलिए वो उसे झूठ बोल देता है कि वो अभी कहीं फंसा हुआ है। एमिली के पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 15 मिनट थे क्योंकि नाइट्रोजन लेवल बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा था। जब एमिली के बॉडीगार्ड की नजर बढ़ते हुए ऑक्सीजन लेवल पर जाती है तो वो एमिली को बचाने के लिए खुद को गोली मार लेता है ताकि एमिली को थोड़ी देर के लिए और ऑक्सीजन मिल सके। स्नो को जल्दी एमिली को उस वॉल्ट से निकालना था, लेकिन वो देखता है कि उसे दूसरी ओर जाने के लिए एक बड़े चलते हुए ब्लेड जैसी किसी चीज को पार करना था। हैरी उसे बताता है कि वो ब्लेड नहीं है बल्कि एक एंटी ग्रेविटी डिवाइस है। ज्यादा सोचो मत, बस कूद जाओ, तुम डरो मत, तुम उसमें गिरकर मरोगे नहीं। स्नो हिम्मत जुटा ही रहा था कि तभी एक कैदी उस पर हमला कर देता है। वो दोनों नीचे गिरकर भी नीचे नहीं गिरते और वो हवा में तैर रहे थे। स्नो उसे मारकर दूसरी ओर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो आदमी तो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। हैडल जब उन दोनों को देखता है तो वो उस रोलर को बंद कर देता है, जिसकी वजह से स्नो नीचे गिरने लगता है। इससे पहले वो नीचे गिरकर मर जाता, हम देखते हैं कि हैरी उस रोलर को फिर से स्टार्ट कर देता है और स्नो उसके अंदर पीछे जाने से बाल बाल बचता है। स्नो किसी तरह उस वॉल्ट के ऊपर एक धमाका करके अंदर घुसता है, लेकिन वो देखता है कि एमिली जमीन पर ब्रेन डेड पड़ी हुई थी। एक तरह से वो मर गई थी और उसके ब्रेन को ऑक्सीजन की सख्त जरूरत थी। स्नो के पास एक डिवाइस था जिसकी मदद से वो एमिली के ब्रेन को फिर से जिंदा करता है और कुछ देर बाद एमिली को भी होश आ जाता है। जब तक दूसरी ओर से एलेक्स उस दरवाजे को खोलता तब तक हम देखते हैं कि वो दोनों वहां से भाग गए थे और स्नो ने वहां पर बॉम्ब भी लगाया था जो उनके अंदर घुसते ही फट जाता है और एलेक्स के कुछ भरोसेमंद आदमी मारे जाते हैं। स्नो एमिली को लेवल 5 पर जाने के लिए एक मैप देता है और उसे कहता है कि वहां पहुंचकर उसे एक रेस्क्यू पॉड मिलेगा और उसके अंदर बैठकर उसे वहां से निकल जाना है। स्नो अपने दोस्त मेस को ढूंढने जा रहा था क्योंकि उसे ही पता था कि वो ब्रीफकेस जो उसने पकड़े जाने से पहले उसे दिया था वो उसने कहाँ छुपाया है। एमिली जब वहां से जाने लगती है तभी उन्हें एलेक्स की एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है। उसने सभी कैदियों को एमिली को जिंदा उसके पास लाने के ऑर्डर्स दिए थे, जिसका मतलब ये था कि अब स्नो उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। वो एमिली के बालों को काट कर छोटा कर देता है और उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है ताकि उसे कोई पहचान ना सके। उन दोनों ने कैदियों की यूनिफॉर्म भी पहन ली थी ताकि किसी को उन पर शक ना हो। दूसरी तरफ इस बार प्रेसिडेंट खुद एलेक्स से बात करने आते हैं। एलेक्स उन्हें कहता है कि अगर उसने कुछ घंटों में उन सभी को यहाँ से बाहर नहीं निकाला तो वो यहाँ के हर एक कैदी को उसकी बेटी के ऊपर छोड़ देगा और उसके बाद वो उसके साथ क्या करेंगे इसके बारे में मुझे नहीं लगता कि तुम्हें बताने की जरूरत पड़नी चाहिए। हम देखते हैं कि उन कैदियों के बीच में स्नो अपने दोस्त मेस को ढूंढ रहा था, लेकिन जब वो उसके पॉड के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि मेस वहां पर नहीं था। उनमें से एक आदमी उन्हें नोटिस कर लेता है और वो एमिली को वहां से जाने नहीं देता।
वो स्नो से उसकी गैंग का पासवर्ड पूछता है और जब स्नो उन्हें पासवर्ड नहीं बता पाता तो सभी उसके ऊपर एक साथ टूट पड़ते हैं। स्नो किसी तरह बचता बचाता वहां से भाग जाता है और आगे जाकर उसकी मुलाकात मेस से होती है। स्नो मेस को देखकर बहुत खुश था, लेकिन मेस उसे देखकर कोई रिएक्शन नहीं देता। हम देखते हैं कि स्लीपिंग पॉड की वजह से मेस को डायमेंशिया हो गया था। उसने अपनी यादाश्त खो दी थी और वो सब कुछ भूल गया था। स्नो उससे पूछता है कि उसने ब्रीफ केस कहाँ छुपाया है, लेकिन वो ब्रीफ केस को तो छोड़ो, उसे तो खुद का नाम तक भी नहीं पता था। एमिली उसे कहती है कि हम इसे यहीं छोड़ देते हैं, अगर ये हमारे साथ रहेगा तो वो खतरे में आ जाएगा, लेकिन स्नो उसे अपने साथ वहां से निकालना चाहता था। हम देखते हैं कि वो दोनों किसी तरह छुपते छुपाते लेवल 5 की ओर जाने लगते हैं। अब क्योंकि उस सेल को कंट्रोल करने वाला वहां कोई नहीं था, इसलिए सभी सैटेलाइट उस जेल से टकराकर उसे डैमेज कर रहे थे। हम देखते हैं कि मेस एक एयरलॉक चेंबर में फंस जाता है और उसका दिमाग इतना भी काम नहीं कर रहा था कि वो एक बटन को प्रेस करके उस चेंबर के गेट को खोल सके। स्नो उसे इशारा करके बटन दबाने के लिए कहता है, लेकिन मेस बार बार कुछ शब्द दोहराए जा रहा था और इसी तरह देखते देखते मेस की उनकी आंखों के सामने मौत हो जाती है। स्नो अपने दोस्त के लिए बहुत दुखी था। एमिली उसे सहारा देने की कोशिश करती है, पर स्नो उसे कहता है कि उसके साथ हमेशा ऐसा ही होता है। उसके सबसे करीबी लोग हमेशा उसकी आंखों के सामने मारे जाते हैं और वो उन्हें कभी बचा नहीं पाता। वो दोनों लेवल 5 पर आते हैं जहां से उन्हें एस्केप करना था, लेकिन स्नो देखता है कि वहां पर तो सिर्फ एक ही पॉड था। स्नो को समझ नहीं आता कि यहाँ पर 2 पॉड्स क्यों नहीं है, लेकिन उसके पास सोचने का ज्यादा समय नहीं था। वह एमिली से कहता है कि वो यहाँ से चली जाए और वो उसके पीछे पीछे आ रहा है। कुछ देर में एमिली का पॉड लॉन्च होकर अर्थ की ओर जाने लगता है और स्नो वहीं पर बैठ जाता है, क्योंकि उसे पता था कि अब वो यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा। स्कॉट खुश था कि स्नो ने अपना मिशन पूरा किया और अब प्रेसिडेंट की बेटी सही सलामत वापस लौट रही है। लेकिन हम देखते हैं कि एमिली अभी तक वहीं पर थी। वो स्नो और उन लोगों को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। स्नो उसे देखकर हैरान था, क्योंकि यही उसके जिंदा रहने का सबसे अच्छा मौका था और वो फिर भी उन लोगों को बचाने के लिए रुकी जिनकी प्रेसिडेंट को जरा भी परवाह नहीं थी। एमिली उसे कहती है कि उसे पता है कि ब्रीफ केस कहाँ पर है। मेस ने उसे जाने से पहले उसकी लोकेशन बताई थी, लेकिन वो उसे उसके बारे में तभी बताएगी जब वो उसकी मदद करेगा बाकी लोगों को बचाने में। हम देखते हैं कि हैडल अपना दिमागी संतुलन पूरी तरह से खो चुका था और वो एक एक करके सभी को मारने लगता है। वो अनाउंस करता है कि अगर एमिली उसके पास आ जाएगी तो वो उन लोगों को छोड़ देगा। एमिली उन्हें बचाने के लिए हैडल को बताती है कि वो एग्जैक्टली कहाँ पर है, लेकिन जैसा कि स्नो ने एमिली को पहले ही बताया था, हैडल फिर भी उन सभी लोगों को मार देता है। एमिली फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसकी वजह से इतने मासूम लोग मारे जाएंगे। वो लिफ्ट से दूसरे लेवल पर जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी लिफ्ट रुक जाती है और वो सीधा एक सीक्रेट लैब में जा पहुंचते हैं। उस लैब में ढेर सारी डेड बॉडीज रखी हुई थी और हमें पता चलता है कि अमेरिकन उन कैदियों पर सीक्रेटली एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इससे पहले वो दोनों वहां से निकल पाते, हम देखते हैं कि एलेक्स उन्हें पकड़ लेता है और वो स्नो को मारकर नीचे फेंक देता है। एलेक्स एमिली को अपने साथ कंट्रोल रूम में लेकर आता है, लेकिन वो देखता है कि उसके भाई ने सभी लोगों को मार दिया था। एलेक्स उसे कहता है कि उसे पता भी है कि उसने क्या किया है। अब उस पूरी जेल को कंट्रोल करने के लिए वहां कोई नहीं था, जिसका मतलब ये था कि धीरे धीरे उनका पूरा बेस कुछ ही घंटों में अर्थ से टकरा जाएगा। एलेक्स प्रेसिडेंट से कहता है कि उसकी बेटी अभी भी उसके पास है, इसलिए वो जितनी जल्दी हो सके उन सभी को वहां से निकालने की तैयारियां करें। वो एमिली को फोन देता है और उसे कहता है कि वो तुरंत अपने लोगों को पीछे हटने के लिए कहे, लेकिन एमिली उन्हें कहती है कि यहाँ हर कोई मर चुका है, इसलिए वो इस पूरे बेस को उड़ा दें। यहाँ से कोई जिंदा नहीं जाना चाहिए। प्रेसिडेंट अपनी बेटी को अभी भी बचाना चाहता था, लेकिन स्कॉट उसके सभी अधिकारों को टेम्पररी सस्पेंड कर देता है, क्योंकि अब प्रेसिडेंट अपने निजी मसलों के चलते अपने कर्तव्यों को दरकिनार कर रहा था। स्कॉट अपने लोगों को उनके बेस पर हमला करने के ऑर्डर्स देता है, जिसके बाद सभी स्पेस की ओर बढ़ने लगते हैं। हैडल अभी भी एमिली के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था। वो उसे सेक्सुअली अब्यूज करना चाहता था, लेकिन एलेक्स उसे उस लड़की से दूर रहने को कहता है। फिलहाल उसके लिए सबसे जरूरी ये था कि यहाँ से कैसे निकला जाए। हैडल अब एलेक्स के ऑर्डर्स सुन सुनकर तंग आ चुका था, इसीलिए वो अपने खुद के भाई को मार देता है और वो एमिली के साथ जबरदस्ती करने लगता है। हम देखते हैं कि स्नो अभी तक जिंदा था। वो एमिली को ढूंढता हुआ कंट्रोल रूम की ओर आता है और जब वो देखता है कि हैडल उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था तो वो उसे मारकर एमिली को बचा लेता है। वो दोनों वहां से भागने लगते हैं, क्योंकि जल्द ही पूरा स्टेशन डिस्ट्रॉय होने वाला था। उस जेल का डिफेंस सिस्टम अभी भी काम कर रहा था, इसलिए जब कुछ स्पेस क्राफ्ट उसके पास आने की कोशिश करते हैं तो स्टेशन उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है।
जिससे स्नो और एमिली को भागने के लिए थोड़ा समय मिल गया था। हम देखते हैं कि वो दोनों एक स्पेस सूट पहनकर उस प्रिजन से सीधा अर्थ के एटमॉस्फेयर में कूद जाते हैं और उनके कूदते ही उस स्टेशन में ब्लास्ट हो जाता है, जिससे उसके अंदर के सभी लोग मारे जाते हैं। उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था और वो सीधा अर्थ के एटमॉस्फेयर को चीरते हुए तेज रफ्तार से नीचे गिर रहे थे। उनका सूट एक्सट्रीम हीट को सहने के केपेबल था, लेकिन उनकी बॉडी नहीं। वो दोनों सूट में लगे पैराशूट की मदद से सेफली लैंड कर जाते हैं। स्नो एमिली को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे होश नहीं आ रहा था। पुलिस उन दोनों के पास पहुंचती है और वो स्नो को अरेस्ट कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद जब एमिली की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाती है। हम देखते हैं कि वो ठीक होते ही एक मेट्रो स्टेशन पर जाती है। दरअसल मेस ने मरने से पहले जो शब्द दोहराए थे वो उन्हें बेमतलब ही नहीं दोहरा रहा था, बल्कि उनके कुछ मतलब थे। वो उस लॉकर का पासवर्ड था जिसमें उसने उस ब्रीफ केस को छुपाया था। एमिली उस लॉकर को ढूंढकर उस ब्रीफ केस को वहां से सेफली निकाल लेती है, क्योंकि वो स्नो की बेगुनाही का एकमात्र सबूत था। इसके बाद वो उस होटल में आती है जहां पर स्कॉट ने स्नो को फ्रैंक को मारते हुए देखा था। हमें पता चलता है कि स्कॉट ने जो देखा था वो बस उसकी आंखों का धोखा था। दरअसल हुआ क्या था कि उस रूम में बड़े बड़े शीशे थे, जिससे उसे ऐसा दिखाई दिया कि स्नो ने फ्रैंक को शूट किया है, जबकि वो तो घुसपैठियों पर गोली चला रहा था। हम देखते हैं कि स्नो को CIA बेगुनाह ठहराता है और उसे आजाद कर दिया जाता है। हैरी उसके छूटे जाने से बहुत खुश था और स्नो उसे ये भी बताता है कि उसने उस ब्रीफकेस को ढूंढ लिया जो फ्रैंक ने उसे मरने से पहले दिया था। हैरी जब उस लॉक को खोलता है तो वो देखता है कि ब्रीफकेस तो खाली था। स्नो उसे कहता है कि मैंने तो तुम्हें इस ब्रीफकेस का कॉम्बिनेशन बताया ही नहीं, तो तुमने इसे खोला कैसे। यहाँ हमें पता चलता है कि इतने समय से हैरी ही वो घुसपैठिया था जो CIA के सीक्रेट्स को लीक कर रहा था। वो ब्रीफकेस हमेशा से खाली ही था और फ्रैंक ने उन सीक्रेट्स को कहाँ छुपाया था, ये राज उसकी मौत के साथ ही दफन हो गया। हैरी ने जानबूझकर स्नो को ही प्रेसिडेंट की बेटी को रेस्क्यू करने के लिए भेजा था, क्योंकि उसे पता था कि वहां पर सिर्फ एक ही पॉड है और स्नो वहां मारा जाएगा। स्नो फ्रैंक का बदला लेने के लिए फ्रैंक के लाइटर से हैरी की एक आंख जला देता है और CIA उसे अरेस्ट कर लेती है। स्नो अब सभी इल्जामों से आजाद था। वो बाहर आता है और चैन की सांस लेता है। वो जब लाइटर से अपनी सिगरेट जलाने की कोशिश करता है तो उसका लाइटर काम नहीं कर रहा था। स्नो जब उसे ठोक पीट कर खोलता है तो वो देखता है कि उसके अंदर एक मेमोरी कार्ड था। वो समझ जाता है कि मरने से पहले फ्रैंक ने उसे ये लाइटर क्यों दिया था। आखिर में जिस चीज के पीछे वो इतने समय से घूम रहा था वो हमेशा से उसी के पास थी। हम देखते हैं कि एमिली स्नो से मिलने आती है और उसे उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहती है। वो दोनों अब एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।